सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या कर रहा है दोस्तों, सिटी बैंक लिमिटेड की बात हो रही है। और दोस्तों सिटी बैंक लिमिटेड ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया। मिस्टर मतलब ऐसे समझिए कि सिटी बैंक लिमिटेड ने मिस्टर शर्मा के लिए मिस्टर शर्मा का बिल कलेक्शन के लिए रिसीव किया। लिखा है ना, फॉर कलेक्शन ऑन मार्च, यानी 15 मार्च 2024 को मिस्टर सिटी बैंक ने मिस्टर शर्मा के लिए 50,000 का बिल कलेक्शन के लिए रिसीव किया। ठीक है, ये 15 मार्च की कहानी है। फिर 20 मार्च को क्या हुआ कि 20 मार्च को बिल कलेक्ट हो गया और बैंक ने 500 रुपया कमीशन चार्ज किया। लिखा है ना, चार्जेज अ कमीशन ऑफ ₹500 फॉर दिस सर्विसेज। तो ये सवाल है, सिटी बैंक को एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला 50,000 का मिस्टर शर्मा का कलेक्शन बेसिस पे 15 मार्च को। बैंक ने बिल को कलेक्ट किया 20 मार्च को और एक कमीशन 500 रुपया इस सर्विस के लिए चार्ज किया। आई होप आप बिल ऑफ एक्सचेंज से फेमिलियर हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो अब दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि इसके अलावा एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि बैंक ने रिसीव किया है 2 लाख एज अ कंपलसरी डिपॉजिट फ्रॉम वेरियस कॉर्पोरेट क्लाइंट एज पर इनकम टैक्स रेगुलेशन। तो सवाल है कि जब सिटी बैंक ने 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर शर्मा से कलेक्ट किया और 500 रुपया कमीशन चार्ज किया, तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर शर्मा अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर शर्मा अकाउंट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी या डी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, सिटी बैंक लिमिटेड ने मिस्टर शर्मा के लिए 50,000 का बिल कलेक्शन के लिए रिसीव किया। 20 मार्च को क्या हुआ, बिल कलेक्ट हो गया, बैंक ने 500 रुपया कमीशन चार्ज किया। अब आप ये बताइए दोस्तों कि जब बैंक कस्टमर के लिए पैसा कलेक्ट करता है, एक्चुअली वही केस है ना, बैंक जो है कस्टमर के लिए पैसा कलेक्ट कर रहा है, राइट, तो क्या बैंक के पास कैश आता है। डज बैंक रिसीव कैश, बताइए दोस्तों। जब पैसा कलेक्शन के लिए क्रिएट होता है तो क्या बैंक के पास, सिंपल सा चीज है दोस्तों, कि कैश आता है या नहीं आता, ये सवाल है। बैंक कस्टमर के लिए पैसा कलेक्ट किया तो क्या बैंक के पास कैश आया, प्लीज टाइप करें यस और नो। डज बैंक रिसीव द कैश, जब वो कस्टमर के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करता है तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिल्कुल, कैश तो मिलता ही है, बैंक के पास कैश आता है। अब जरा देखिए सिचुएशन को थोड़ा समझिए कि मिस्टर शर्मा ने बैंक को बोला कि बैंक जी ये बिल कलेक्ट करके मुझे पैसा दे देना। बैंक ने बिल कलेक्ट कर लिया, 15 मार्च को ही दे दिया था, 20 मार्च को बैंक ने बिल कलेक्ट किया, राइट। बट बैंक बोले कि हमने काम किया है तो कमीशन भी तो बनता है। तो आपके हिसाब से कमीशन क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस है बैंक का, खर्चा है बैंक का, या एक तरह का इनकम है बैंक का। बोलिए व्हाट इज अ कमीशन, वेदर इट इज एन एक्सपेंस और वेदर इट इज एन इनकम फॉर द बैंक। तो ऑब्वियसली कमीशन एक इनकम है ना, कमीशन एक तरह का इनकम है, और चूंकि इनकम है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। आपने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट का रूल, देखिए अकाउंटिंग एंट्री तो आपसे पूछ रहा है ना इसमें। ठीक है, तो कमीशन एक तरह का इनकम है, क्योंकि बैंक तो फ्री में करने वाली है नहीं। बैंक बोलेगी कि मुझे कमीशन दो, कमीशन बैंक के लिए इनकम है, तो कमीशन बैंक के लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या करता है, राइट, जितने भी एक्सपेंस है सबको डेबिट करो, जितने भी इनकम है उनको क्रेडिट करो। तो आप क्या कीजिएगा, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा, राइट, कमीशन अकाउंट को आप क्या कीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा, राइट। अब सवाल है कि कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, विच अकाउंट गेट अफेक्टेड हेयर, लेट्स सी। तो एक तो होता है हमारा कैश अकाउंट, राइट, वन इज द कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्यों इफेक्ट हुआ, क्योंकि दोस्तों बिल कलेक्ट हुआ, बिल कलेक्ट हुआ तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। आप ऐसे भी सोचिए कि बैंक के पर्सपेक्टिव में सोचिए, तो बैंक का कैश बढ़ गया। कैश एक रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का नियम आप जानते हैं, राइट, क्या होता है ये रियल अकाउंट का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपको पता है। तो देखिए कम्स इन, तो बैंक के पास कैश बढ़ रहा है, बिल बैंक के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये जो होगा ये डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा। फिर आप कस्टमर अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हुआ है वो कस्टमर का अकाउंट है। अब ये कैसे इफेक्ट हुआ दोस्तों, अब देखिए कस्टमर अकाउंट की बात कर ले तो मिस्टर शर्मा का अकाउंट है। अब मिस्टर शर्मा का अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये जो है गिवर है जी, तो गिवर है तो क्रेडिट का बैंक बैंक ने उसको क्रेडिट करना है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर नहीं है ये गिवर है, तो क्रेडिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यही ना पैसा दे रहा है। और ऐसा भी सोचिए कि बैंक बैंक को उसको क्रेडिट करना है, ऐसे बैंक के पर्सपेक्टिव में सोचिए। और कमीशन अकाउंट एक तीसरा अकाउंट होगा। कमीशन तो आप जानते ही एक तरह का हमारा नॉमिनल एक्सपेंस, नॉमिनल इनकम है,
तो इनकम है तो उसको क्रेडिट करना ही है, राइट। तो आप वापस क्वेश्चन में आ जाइए और आपको बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग एंट्री सही है। तो चलिए दोस्तों, बैंक कितना कैश रिसीव करता है? बैंक कैश रिसीव करता है, बताइए कितना रिसीव करेगा? 50,000 रिसीव करेगा या 49,500 रिसीव करेगा? सही जवाब है बैंक 50,000 कैश रिसीव करेगा। बैंक फुल अमाउंट कलेक्ट करता है, कमीशन बाद में डिटेक्ट होती है। तो दोस्तों, नेट पेमेंट टू द कस्टमर कितना होगा? तो बिल कलेक्ट किया 50,000, 500 रुपया का कमीशन बैंक खा लिया, तो बैंक कस्टमर को मिलेगा 39,500, राइट। तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक ने उसके लिए बैंक ऑज हिम द मनी। तो फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा जी? तो इसका फाइनल एंट्री, पिछली बार सवाल आया था कि आपका जब ये कलेक्शन जो होता है उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसा होता है। तो लॉजिक को समझिए, एक तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से। क्यों ये डेबिट हुआ ये समझ में आया आपको? आप बैंक के परस्पेक्टिव में सोचिए, कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है 50,000 से? पहले बात तो ये होगा। उसके बाद मिस्टर शर्मा का जो अकाउंट है ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 49,500 से क्रेडिट होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा जो कमीशन अकाउंट है ये भी क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 500 रुपए से क्रेडिट होगा। तो आप ऑप्शन को जरा चेक करें। एक एक में क्या लिखा है? ए में लिखा है केवल बिल सेटलमेंट दिखाया है यहाँ पे इन्होंने, राइट। कमीशन कमीशन को लिया ही नहीं है, ये नहीं होगा। बी को देखिए, बी में क्या लिखा है कि कैश को गलत लिख दिया है, कैश को लिख दिया है 39,500। नहीं दोस्तों, बैंक तो पूरा का पूरा 50,000 रिसीव करेगी, बी भी नहीं होगा। सी कह रहा है कि कैश अकाउंट 50,000 डेबिट, मिस्टर शर्मा अकाउंट, यस सी नंबर करेक्ट है। डी दोस्तों, डी में क्या कह रहा है कि मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट, और देखिए कस्टमर को ही डेबिट कर दिया, गलत है। बैंक को देना है, बैंक को लेना नहीं है, राइट। कस्टमर को आप डेबिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कंपलसरी डिपॉजिट का भी मेंशन था, तो इसको इस एंट्री से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, बैंक को 2 लाख का कंपलसरी डिपॉजिट भी था, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट एक समझिए ना कि टाइम पास के लिए दे दिया ये कंसेप्ट। तो दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि डिमांड डिपॉजिट जो है, राइट, डिमांड, अच्छा देखिए ये जो एक तरह का डिमांड डिपॉजिट है, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट एक तरह के बैंक के लायबिलिटी साइड में आता है, राइट, बैंक के बैलेंस शीट में। तो डिमांड डिपॉजिट कैसा होता है दोस्तों? बैंक के परस्पेक्टिव में लायबिलिटी होती है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर है कंसेप्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया कि कलेक्शन का जो एंट्री होता है, हमारा अकाउंटिंग एंट्री किस प्रकार से किया जाता है। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कमीशन कितनी है, कमीशन कैलकुलेट करना होता है, कभी कमीशन परसेंटेज के टर्म में दे देगा। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस लेजर में रिकॉर्ड होता है, राइट। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, ओडी फैसिलिटी इसको बोलते हैं, वो कौन से लेजर में रिकॉर्ड होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कुछ समझते हैं। ऐसा है कहानी कि देखिए, मेट्रो बैंक की बात हो रही है, राइट। तो मेट्रो बैंक का जो सिटी ब्रांच है, बहुत सारे सब्सिडरी लेजर मेंटेन होते हैं, राइट। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, सीसी, टीएल, डीएल, बहुत तरह के दोस्तों क्या है, सब्सिडरी लेजर अकाउंट मेंटेन होते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा हीरो है वो कौन है जी? आज का जो हमारा हीरो है वो मिस्टर कपूर है। यहाँ देखिए लिखा गया है मिस्टर कपूर, राइट। अब देखिए ऐसा है कि मिस्टर कपूर का एक करंट अकाउंट है, लिखा है ना, ही हैज एन करंट अकाउंट। उनका एक करंट अकाउंट है और प्लस एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, ठीक है। कितने का है जी? 5 लाख का है मेट्रो बैंक में। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है और करंट अकाउंट भी है। तो सवाल ये कर रहा है कि आपको बताना है कि स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस के अनुसार जो कि सब्सिडी लेजर मेंटेनेंस होता है, वेयर विल द मिस्टर कपूर ओवरड्राफ्ट ट्रांजेक्शन मोस्ट लाइकली बी रिकॉर्डेड। यानी मिस्टर कपूर का जो ओडी ट्रांजेक्शन है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाए? एक सेपरेट ओवरड्राफ्ट लेजर में, जो कि सारे ओवरड्राफ्ट कस्टमर के लिए मेंटेन होता है। सेम करंट अकाउंट लेजर में, जहाँ पे उनका रेगुलर करंट अकाउंट मेंटेन है। कैश क्रेडिट सब्सिडी लेजर में, यहाँ पे दूसरे क्रेडिट फैसिलिटी दिए गए हैं। टर्म लोन सब्सिडी लेजर में। अब बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, पहले इसका जवाब दीजिएगा कि जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट? जानते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? क्या ये लोन टाइप होता है या करंट अकाउंट एक्सटेंशन होता है? बोलिए, लोन है या एक्सटेंशन है? करंट अकाउंट का एक्सटेंशन है। क्या समझते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट से? वेदर इट इज अ लोन और वेदर इट इज अ करंट अकाउंट एक्सटेंशन। तो दोस्तों, ये एक फुल सेपरेट लोन नहीं होता। ये क्या होता है? करंट अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। अब देखिए, ओवरड्राफ्ट को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके करंट अकाउंट में 0 पैसा है, एक भी पैसा नहीं है या कम है,
लेकिन आपको अर्जेंटली मान लीजिए 50,000 रुपया जो है विथड्रॉ करना है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, जीरो है, लेकिन आपको अर्जेंटली 50,000 विथड्रॉ करना है, तो बैंक बोलता है चलो ठीक है, तुम्हारा लिमिट जो है ना 5 लाख तक हम अलाउ करते हैं। मतलब अकाउंट वही रहेगा, बस बैलेंस निगेटिव हो जाएगा, राइट। बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों निगेटिव बैलेंस किस अकाउंट में दिखता है, करंट अकाउंट में या दूसरे लेजर में, जल्दी बताइए। यदि मान लीजिए हमारा निगेटिव बैलेंस है, ये कौन से अकाउंट में दिखेगा, ऑप्शन ए करंट अकाउंट, ऑप्शन बी लेजर, राइट, करंट अकाउंट या अदर लेजर, बोलिए नेगेटिव बैलेंस किस में दिखेगा, वेदर इट विल बी विजिबल इन द करंट अकाउंट और इन द अदर लेजर। दोस्तों सही जवाब है करंट अकाउंट में ही दिखेगा। ओवरड्राफ्ट अकाउंट मैंने बोला ना, करंट अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है कि आपका करंट अकाउंट में बैलेंस जीरो है, आपको 50,000 विड्रॉ करना है, तो नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव में आ जाएगा। तो अब जरा एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे, जो कि है हमारा सब्सिडरी लेजर का, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, बैंक जो लेजर सिस्टम है ना, दो लेवल पे मेंटेन करती है, दो लेवल पे काम करता है बैंक का जो लेजर सिस्टम है। एक तो होता है हमारा सब्सिडरी लेजर। क्या होता है दोस्तों, सब्सिडरी लेजर। ये क्या होता है कि देखिए, ये कस्टमर वाइज होता है। ये क्या होता है दोस्तों, कस्टमर वाइज डिटेल लेजर होता है। और दूसरा जो लेजर होता है वो होता है जनरल लेजर, राइट। जनरल लेजर क्या होता है कि ओवरऑल समरी होता है, इट इज अ काइंड ऑफ ओवरऑल समरी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की देखिए, दो तरह का लेजर है, सब्सिडी लेजर कस्टमर वाइज डिटेल रखता है, जनरल लेजर ओवरऑल समरी देता है। अब आप ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपसे बताने वाला हूं दोस्तों, ये बताइए कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का जो करंट अकाउंट है, अच्छा ये बताइए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अभी आपको मैंने बताया कि जो ओडी फैसिलिटी होती है ये करंट अकाउंट से ही लिंक होती है। इसी कारण से हमारी जो ट्रांजेक्शन है, राइट, ओडी से रिलेटेड, वो करंट अकाउंट लेजर में ही जाता है, राइट। कहाँ जाता है, करंट अकाउंट लेजर में ही जाता है। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से क्या ओवरड्राफ्ट के लिए अलग से कोई लेजर होता है क्या, डू ओवरड्राफ्ट अकाउंट हैज अ सेपरेट लेजर। दोस्तों सही जवाब है नो, राइट। जनरली कोई सेपरेट लेजर नहीं होती। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं, आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, और ओडी से रिलेटेड कहाँ होता है, किसका एक्सटेंशन है, ठीक है, लेजर कहाँ मेंटेन होगा, आपको सबको समझा दिया। आप बताइए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है दोस्तों, लेट मी चेक तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए कर रहा है कि ये सेपरेट ओवरड्राफ्ट लेजर की बात हो रही है। क्या लगता है जी, क्या बैंक हर ओडी कस्टमर के लिए अलग लेजर रखता है, हाँ, नहीं रखता है, ठीक है। फिर बी कह रहा है कि सेम करंट अकाउंट लेजर, क्या ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है, जी हाँ दोस्तों। फिर तीसरा कह रहा है कैश कैश क्रेडिट सब्सिडी लेजर, क्या ओडी और सीसी फैसिलिटी सेम होता है, नहीं। लास्ट करा है टर्म लोन सब्सिडी लेजर, ये भी गलत है। तो दोस्तों हमने ये सीखा कि सबसे पहले बेसिक रूल ये याद रखिए, सही जवाब इसका बी नंबर है, कि जनरली ओवरड्राफ्ट अकाउंट कोई मेंटेन सेपरेट लेजर नहीं होता, देयर इज नो सेपरेट लेजर फॉर ओडी अकाउंट। बहुत बार ये सवाल आ चुका है एग्जामिनेशन में, ओडी अकाउंट का कोई सेपरेट लेजर नहीं होता, ओवरड्राफ्ट जो है करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जहां तक बात रही सेपरेट ओवरड्राफ्ट की, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, कुछ ब्रांचेज में एक्सेप्शन है। जहां तक बात है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कर रहा है कैश क्रेडिट लेजर की, तो सीसी एक सेपरेट वर्किंग कैपिटल लोन है, ठीक है ना, डीपी कैलकुलेशन किया जाता है इसमें। फिर टर्म लोन लेजर की बात कर लें, तो टर्म लोन लेजर में ईएमआई होता है, आप जानते हैं इसमें ईएमआई है, राइट, फिक्स टेनर है, ओवरड्राफ्ट फ्लेक्सिबल होता है। तो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं याद रखने का, लेट मी गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट दैट वी हैव जस्ट कवर्ड। सो रिमेंबर ओडी, ओडी मींस ओवरड्राफ्ट, राइट, एंड सीए, सीए मींस करंट अकाउंट। सो ओडी ऑलवेज राइट ऑन द टॉप ऑफ द सीए, ओडी जो है सीए के ऊपर राइट करता है। तो लेजर भी सेम रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई स्कूटर है जो कि पीगी बैंक चला रहा है, राइट, तो ओडी जो है सीए लेजर में ही आता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही देखिए, आपके सामने मैं कहानी इसलिए लाता हूं ना, तो कहानी से जल्दी याद रहता है, जल्दी चीजें समझ में आती है। तो अभी हमने ये देखा कि जो हमारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है वो एक तरह का करंट अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, इसके लिए कोई सेपरेट लेजर हमें मेंटेन करना नहीं होता, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी में यही बताया जा रहा है ना, कि ओडी अकाउंट को एक ही लेजर में मेंटेन करना है, जो कि करंट अकाउंट का लेजर है। इस पे बहुत बार सवाल आ चुके हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है हमें। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अब हम लोग दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को कवर करेंगे, जो कि है बिल परचेज रजिस्टर वर्सेस पार्टी वाइज रजिस्टर, राइट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कर रहा है कि नेशनल बैंक है, इनका जो मुंबई ब्रांच है, इसमें मई 2024 में कुछ काफी सारे बिल्स ट्रांजेक्शन हुई थी, कुछ बिल परचेज थी, कुछ बिल कलेक्शन थी, कुछ आउटवार्ड बिल थी, कुछ इंटरबांड जीडी थी, मतलब आपको वो लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, राइट।
तो देखिए 5 मई को बिल परचेज किया, 8 मई को इनवार्ड बिल मिला, 12 मई को आउटवार्ड, मतलब कि बहुत सारा बिल के बारे में डिटेल दिया हुआ है। लेकिन हमारा फोकस है कहाँ पे, 5 मई पे। पहला जो केस स्टडी का सवाल है ना जी, वो 5 मई से रिलेटेड है, राइट। तो आप ये बताइए कि आज के क्वेश्चन में है कि 5 मई को मिस्टर शर्मा ट्रेडर, 5 मई को बैंक ने मिस्टर शर्मा ट्रेडर के 15 लाख का बिल परचेज किया। 15 लाख का बिल था, नेशनल बैंक ने परचेज किया 15 लाख का बिल, किससे, मिस्टर शर्मा ट्रेडर से, ठीक है। और जरूरी ये एक सवाल ये कर रहा है कि व्हाई इज इट एसेंशियल टू मेंटेन पार्टी वाइज डिटेल इन अ नॉर्मल लेजर इन एडिशन टू द बिल परचेज रजिस्टर। ऑप्शन ए, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द बिल परचेज। ऑप्शन बी, टू एंश्योर दैट द सैंक्शन क्रेडिट टर्म ऑफ पार्टी आर नॉट एक्सीडेड। ऑप्शन सी, टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एट द मंथ एंड। ऑप्शन डी, टू कॉम्प्लाई विद आरबीआई रेगुलेशन। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है कि फोकस हमारा है 5 मई वाले ट्रांजेक्शन पे। देख सकते हैं ना 5 मई को क्या हुआ, परचेज बिल वर्थ 15 लाख, 15 लाख फ्रॉम मिस्टर शर्मा ट्रेडर, सैंक्शन था 20 लाख का, ठीक है। तो ये हमारा फोकस है। तो अब यहाँ पे आपसे मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, फिर हम लोग वापस क्वेश्चन में लौटते हैं। ये बताइए मुझे कि सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सैंक्शन लिमिट, डू यू नो द मीनिंग। देखिए दोस्तों, सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या होता है, मैं दो ऑप्शन आपको देता हूं। मैक्सिमम बोरोइंग अलाउड, क्या इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम बोरोइंग जो अलाउड है, या इसका मतलब है कि डेली एवरेज बैलेंस। डज इट मीन्स डेली एवरेज बैलेंस और डज इट मीन्स मैक्सिमम बोरोइंग अलाउड, क्या लगता है दोस्तों, ए अभी टाइप कीजिए। सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम बोरोइंग अलाउड और डेली एवरेज बैलेंस। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्शन लिमिट। दोस्तों सही जवाब है, सैंक्शन लिमिट का मतलब है मैक्सिमम बोरोइंग अलाउड, राइट, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दो रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किया जाए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि बैंक क्या करती है, एक रखती है बिल परचेज रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है जिसको बैंक रखती है, तो क्या बोलते हैं, बिल परचेज रजिस्टर, समझे। तो जिसमें डेट वाइज ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है ना डेट वाइज होता है। लेकिन बैंक एक और डिटेल मेंटेन करती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टी वाइज रजिस्टर। पार्टी वाइज रजिस्टर मतलब जिसमें कस्टमर की टोटल एक्सपोजर को ट्रैक किया जाता है। क्या ट्रैक करते हैं, टोटल एक्सपोजर ऑफ द कस्टमर, समझे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है कि आप समझिए कि आप शर्मा ट्रेडर की जगह यदि होते, आप सोचिए ना, आप शर्मा ट्रेडर की जगह हैं और मान लीजिए कि आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, बैंक ने बिल परचेज किए 15 लाख का। अब चेक क्या करना है कि क्या अभी भी लिमिट के अंदर है, कितना लिमिट बाकी है बताइए ना, कितना लिमिट बाकी है, तो 5 लाख का लिमिट बाकी है, अभी भी फ्री है। तो दोस्तों पार्टी वाइज लेजर का क्या कंसेप्ट है ये थोड़ा सुनिए, कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि बिल परचेज रजिस्टर बताता है कि आज कितना आपने बिल लिया, किस डेट को बिल लिया, किस पार्टी से बिल लिया, ये कौन बताएगा, बिल परचेज रजिस्टर बताएगा। कितना का बिल है, किस दिन का बिल है, क्या डेट है, किस पार्टी से बिल लिया है। लेकिन जो पार्टी वाइज रजिस्टर होता है यह बताता है कि कस्टमर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, कितनी हो चुकी है, आउटस्टैंडिंग कितनी हो चुकी है, लिमिट कहीं एक्सीड तो नहीं हो रहा है, राइट। ये कौन बता रहा है, पार्टी वाइज रजिस्टर, लिमिट कहीं एक्सीड तो नहीं हो रहा है, आज एक और बिल लेना सेफ है या नहीं है। तो ये आपको कहां से पता चलेगा, पार्टी वाइज रजिस्टर से पता चलेगा। इसलिए बैंक को ये लेजर भी मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक सवाल पूछेंगे, प्लीज जवाब दीजिएगा। अभी जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया उसी पे बेस्ड सवाल है, प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर। यह बताइए कि अगर पार्टी वाइज लेजर मेंटेन न किया जाए तो क्या रिस्क है। ऑप्शन नंबर ए, लिमिट क्रॉस हो सकती है। मान लीजिए कि हमने केवल बिल रजिस्टर ही मेंटेन किया, पार्टी वाइज रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, तो क्या रिस्क है, ये सवाल है। क्या लिमिट क्रॉस होने का डर है या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। तो दोस्तों सही जवाब है ए, लिमिट क्रॉस हो जाएगा, और लिमिट क्रॉस होगा तो एक तरह का हमारा क्रेडिट रिस्क आ जाएगा। क्रेडिट रिस्क समझते हैं ना, राइट, डिफॉल्ट वाला केस आ जाएगा। मतलब इसीलिए लिमिट को ध्यान में रखने के लिए, मतलब लिमिट के अंदर ही है या नहीं है, क्या इतना हम दे सकते हैं, इसीलिए ये पार्टी वाइज लिमिट भी लेजर में मेंटेन किया जाता है, यही कंसेप्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पार्टी वाइज लेजर का प्राइमरी पर्पज है, जी नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी कर रहा है टू एंश्योर दैट द सैंक्शन क्रेडिट लिमिट ऑफ द पार्टी आर नॉट एक्सीडेड। क्या लोग, तो ये आपको पॉइंट स्ट्रांग लग रहा है, जरा सा बताइए। फिर सी लिख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए। अरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है तो अलग से होता है, राइट, ये तो प्रिपेयर करना अलग से होता है। लेजर तो सिर्फ आपको सपोर्टिंग रोल देता है। लेजर का काम क्या है, लेजर का काम है कि आपको सपोर्टिंग रोल देगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी बना के देगा। और दोस्तों आरबीआई कॉम्प्लायंस के लिए कर रहा है,
तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग से होता है, मैंने आपको बताया। जहां तक प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों लेजर हेल्प करता है, लेकिन मेन रीजन यहाँ पे लिमिट मॉनिटरिंग है। ठीक है, लेजर हेल्प करता है बनाने में, क्योंकि ऑब्वियसली पहले आप लेजर बनाएंगे तभी आप पीएलएन पे जाएंगे। हमने डिटेल प्रोसेस डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। ऑप्शन डी कर रहा है कि आरबीआई के रेगुलेशन से कंप्लाई करने के लिए। दोस्तों आरबीआई ने कभी नहीं बोला है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड मैंडेटरी है, ये स्टेटमेंट गलत है। सही जवाब है बी। एक तरह का डुप्लीकेट ही तो हो रहा है। जो बिल परचेज आपने बिल परचेज पहले से ही बनाया, उसके अलावा एक और आप बना रहे हैं पार्टी वाइज डिटेल रजिस्टर, क्यों बना रहे हैं? डुप्लीकेट ही तो है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी नंबर, राइट। तो बिल परचेज रजिस्टर आपको डेली ट्रांजेक्शन दिखाएगा, ऐसे याद रखिए कि ये जो बिल परचेज रजिस्टर है ना, ये आपको बताएगा डेली ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जो पार्टी वाइज लेजर है, ये आपको बताएगा बोरोवर लिमिट ट्रैकिंग, यानी बोरोवर के लिमिट को आप ट्रैक कर सकते हैं। याद रखिएगा, रजिस्टर बताता है कि क्या हुआ, लेजर बताता है कि कितना आउटस्टैंडिंग है। समझ रहे हैं ना? ये जो बिल परचेज रजिस्टर है, ये क्या बताएगा, क्या हुआ, किस प्रकार का ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन जो ये पार्टी वाइज लेजर है, ये बताएगा आपको कि कितना आउटस्टैंडिंग है। तो रजिस्टर डेली, लेजर लिमिट। समझ में आ गया दोस्तों बेसिक कंसेप्ट? चलिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अभी जो मैंने आपको बताया ना, सेकंड पार्ट। अब जरा आ जाइए 8 मई के ट्रांजेक्शन पे। जो तो जरा आप 8 मई के ट्रांजेक्शन पे आ जाइए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा लेट मी कम बैक टू द 8 मई ट्रांजेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 मई को क्या हो रहा है जी, इनको इनवार्ड बिल मिला कलेक्शन के लिए, कितने का, 8 लाख का, बहुत सारे कस्टमर से। ठीक है, तो इनवार्ड बिल फॉर कलेक्शन है। सवाल ये कर रहा है कि इस पार्टिकुलर केस में क्या अकाउंटिंग एंट्री प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो दोस्तों आपको आपको अकाउंटिंग एंट्री पूछा गया है, किस प्रकार का अकाउंटिंग एंट्री हम यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों देखिए, नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच को 8 मई को इनवार्ड बिल फॉर कलेक्शन वर्थ 8 लाख मिला। इस टाइम पे क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होती है, राइट। तो ऑप्शन ए करा है कि देखो, सिंगल डेबिट वाउचर डेबिटिंग बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, सिंगल क्रेडिट वाउचर क्रेडिटिंग कस्टमर अकाउंट, कॉन्ट्रा वाउचर रिफ्लेक्टिंग बोथ साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा वाउचर आपने पढ़ा था ना यूनिट नंबर 4 में, वहां पे मैंने बताया था, राइट। तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों, नो वाउचर इज रिक्वायर्ड। बहुत अच्छा सवाल है। तो बताइए दोस्तों, आप इसमें इसको क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता हूँ। यह बताइए कि नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच को 8 मई को इनवार्ड बिल फॉर कलेक्शन कितने का आया, 8 लाख का आया। अब सवाल यह है कि इस टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होती है। सिंपल भाषा में है कि बैंक ने बिल रिसीव किया, बैंक ने क्या किया, बिल रिसीव किया, राइट। लेकिन पैसा अभी मिला तो नहीं है ना, तो क्या बैंक इसको एसेट बना देती है? बैंक ने केवल बिल रिसीव किया है, लेकिन पैसा मिला है क्या, नहीं मिला है। तो क्या बैंक, कैन बैंक विल मेक इट एसेट, क्या बैंक इसको एसेट बना देगी, या कस्टमर को क्रेडिट देता है, या वो कस्टमर को क्रेडिट देगा, या फिर कुछ और होता है। बताइए, एसेट लायबिलिटी कॉन्ट्रा क्या होता है, समझिए। देखिए, बिल फॉर कलेक्शन का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। बैंक बोलता है ये बिल फॉर कलेक्शन ही तो है, मैंने आपको अभी ये समझाया भी था बिल फॉर कलेक्शन का लॉजिक। देखिए, बैंक क्या बोलता है कि देखो, आपका बिल हम कलेक्ट तो करेंगे, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिला, हम ना तो अपना एसेट मानेंगे, ना ही कस्टमर को पैसा देंगे। ठीक है, बैंक ये बोलती है कि देखो, बिल तो ठीक है हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा, आई विल नॉट कंसिडर इट लाइक एन एसेट। ना तो एसेट मानना है, और ना हम कस्टमर को पैसा देंगे, राइट। कस्टमर को पैसा भी नहीं देना है। तो फिर एंट्री कैसी होगी जी? तो इस एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। अभी मैंने आपको यूनिट नंबर 4 में सेम कंसेप्ट समझाया था, वही रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन से चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, इसीलिए रिपीट करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब ये बताइए, कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? ऑप्शन ए, टू साइड एंट्री। ऑप्शन बी, वन साइड एंट्री। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब? टू साइड है कि वन साइड है? तो दोस्तों, ये टू साइड एंट्री होता है, जो कि बाद में कैंसिल आउट हो जाता है। अब बिल आ रहा है तो होगा क्या, जरा सोचिए। देखिए, जब बिल आता है ना बैंक में, देखिए बैंक में जब बिल आता है तो बैंक की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक की, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये जिसको इनवार्ड बिल बोलते हैं, इनवार्ड बिल वाले केस में दोस्तों बैंक की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, पहले तो बैंक के पास एक बिल आया, तो बैंक एक बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करेगा। अभी मैंने आपको से समझाया था, राइट, कैसे बिल फॉर कलेक्शन वाले केस को कैसे डील करना है। तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को बैंक डेबिट करेगा, राइट। मतलब मेरे पास बिल आ गया है, बट मेरा एसेट नहीं है, इसीलिए हमने डेबिट किया है, राइट। इट इज नॉट एन एसेट फॉर मी, दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड। और फिर दूसरा क्या हो रहा है, कस्टमर का पैसा ड्यू हो सकता है,
आफ्टर कलेक्शन, तो लायबिलिटी टाइप क्रेडिट होता है, मतलब जब पैसा आ जाएगा तो मैं कस्टमर को दे देना होगा, राइट। तो ये एक तरह का कस्टमर का पैसा ड्यू हो सकता है ना, कलेक्शन के बाद भी कस्टमर का पैसा ड्यू हो सकता है, तो क्या करेगा, एक लायबिलिटी टाइप जो है क्रेडिट करेगा, समझे। तो इसलिए दोनों साइड रिकॉर्ड होता है। तो क्या ये एंट्री बैंक के बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा? जी नहीं दोस्तों, बैंक के बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा, ये ऑफ बैलेंस शीट कंसेप्ट है। ये क्या है? ऑफ बैलेंस शीट कंसेप्ट है। अब जाइए ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो बिल फॉर कलेक्शन, इनवर्ड बिल का मीनिंग तो समझा दिया आपको मैंने। तो लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अ सिंगल डेबिट वाउचर डेबिटिंग बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या इनवर्ड बिल के लिए सिर्फ एक वाउचर काम करेगा? जी सही जवाब है नहीं भाई, एक वाउचर से तो काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, बी कह रहा है कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देना। क्या बैंक कस्टमर को बिना कलेक्शन का क्रेडिट कर दे? पैसा तो मिला ही नहीं है, काहे का क्रेडिट? बी तो होगा ही नहीं। सी कह रहा है कॉन्ट्रा वाउचर। जी हाँ दोस्तों, क्या बिल आते ही डुअल अकाउंटेबिलिटी होती है? जी हाँ, यही तो करेक्ट जवाब है। ठीक है, जैसे ही बिल आता है ना तो डुअल अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। डी कह रहा है कोई वाउचर नहीं, क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट है। दोस्तों ऑफ बैलेंस शीट का मतलब एंट्री नहीं होती? नहीं दोस्तों, एंट्री तो करना ही पड़ेगा, राइट, लेकिन कॉन्ट्रा फॉर्म में एंट्री करना पड़ेगा, डेबिट साइड में भी और ऐसे और क्रेडिट साइड में भी। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट है। तो दोस्तों इसका मैं आपको एंट्री भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप आपको मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। सवाल में नहीं पूछा है, लेकिन जानना जरूरी है कि इन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका एंट्री होगा कैसे। तो लेट मी शो यू। तो दोस्तों देखिए, जैसे जब हम लोग इनवर्ड बिल रिसीव करेंगे ना तो ऐसे दिखेंगे, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने से? 8 लाख से। ठीक है, और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 8 लाख से। हाँ, तो ये है जब रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग टाइम में, रिसीविंग टाइम में। लेकिन जब बिल कलेक्ट हो जाएगा तब फिर इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्सल एंट्री प्लस कैश एंट्री। तो वहां पे क्या करेंगे, जो कस्टमर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि लायबिलिटी थी, कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है कस्टमर अकाउंट। तो डेबिट डेबिट द रिसीवर, तो कस्टमर रिसीवर है तो उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि पैसा मिल गया उसको, क्योंकि कलेक्ट हो गया ना। और जो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से जी? 8 लाख से। ठीक है, प्लस कैश भी तो होगा, बैंक के पास कैश भी तो आया है, कैश आया है जी बैंक के पास, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितने से? 8 लाख से। ठीक है, कमीशन भी तो बैंक चार्ज करेगी, समझ रहे हैं। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा ये। हाँ, फिर कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेगा 7,98,000 से, मान लीजिए 2,000 का कमीशन खाया बैंक में, 2,000 हो जाएगा, ये तो हमने पहले देखा था, राइट। तो दोस्तों बिल फॉर कलेक्शन में बैंक होल्डर होता है लेकिन बैंक ऑनर नहीं होता, राइट। बैंक जस्ट एक होल्डर है, इट इज नॉट एन ऑनर। कॉन्ट्रा एंट्री शुरुआत में किया जाएगा और रियलाइजेशन में रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है ना, वही हो रहा है ना, यहाँ पे रियलाइजेशन में हम रिवर्स कर दे रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री तो करेंगे, मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड ऑफ ट्रांजेक्शन विच विल बी रिवर्स ऑन द रियलाइजेशन। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका एंट्री होगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जितना भी कंसेप्ट है ना लेजर बुक से रिलेटेड, सब कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं प्रोग्रेसिव बैंक के बारे में। आइए समझते हैं क्या सवाल है। तो फ्रेंड्स सवाल ये है, प्रोग्रेसिव बैंक फॉलो स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर टू मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट कस्टमर रिकॉर्ड, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बैंकिंग प्रोसीड्यूर देखने वाले हैं, यानी कि स्लिप सिस्टम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होता है, राइट। आपने नाम सुना होगा स्लिप सिस्टम। इमेजिन कीजिए 10 जून 2024 को प्रोग्रेसिव बैंक के मेन ब्रांच में ये हुआ, क्या हुआ जी? 9:30 बजे मिस्टर अनिल ने 50,000 रुपया कैश डिपॉजिट किया अपने सेविंग अकाउंट में, और रिसीविंग कैशियर ने क्या की, पे स्लिप ली, कैश लिया और एंट्री की। पे स्लिप ली, कैश लिया और उसका एंट्री किया, तुरंत रिकॉर्ड किया। फिर 10:15 बजे क्या होता है, 10:15 बजे मिस्टर रेड्डी 25,000 रुपया निकालते हैं चेकबुक से, अपने चेक से, अपने करंट अकाउंट से, और फिर कैशियर ने किया। सवाल ये कर रहा है कि बताइए कि प्रोग्रेसिव बैंक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्लिप सिस्टम के अंदर। डे बुक, कैश बुक, कस्टमर लेजर अकाउंट, कैश बुक, डे बुक, कस्टमर लेजर अकाउंट, कैश बुक, कस्टमर लेजर अकाउंट, मतलब ऑर्डर बताना है आपको। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लिप सिस्टम का बेसिक लॉजिक समझा देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द बेसिक लॉजिक ऑफ द स्लिप सिस्टम। जरा सुनिएगा दोस्तों, स्लिप सिस्टम का बेसिक लॉजिक क्या है। दोस्तों कस्टमर पहले स्लिप देता है। क्या होता है कि जो कस्टमर है
वो पहले क्या देगा, स्लिप देगा। स्लिप बोला जाए तो पे इन स्लिप आप कह सकते हैं। क्या देता है जी, पे इन स्लिप देता है। कैशियर उस बेसिस पे कैश बुक में एंट्री करता है। कस्टमर ने स्लिप दिया, हमारा जो कैशियर है वो उसके बेसिस पे कहाँ पे एंट्री करेगा, कैश बुक में एंट्री करेगा। ठीक है, फिर बैंक तुरंत कस्टमर लेजर अपडेट करता है। फिर बैंक क्या करता है, लेजर को अपडेट करता है, समझे। और एंड में डे बुक लिखी जाती है। मतलब बैंक प्रायोरिटी देता है कस्टमर अकाउंट को। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों कि बैंक लेजर यानी कस्टमर अकाउंट को अपडेट करना ज्यादा अर्जेंट होता है, हाँ या ना, बताइए। क्या कस्टमर अकाउंट को अपडेट करना ज्यादा, जी हाँ बिल्कुल बहुत अर्जेंट होता है। कस्टमर लेजर को तुरंत अपडेट करना चाहिए कि बैंक कभी रिस्क नहीं लेता। अगर मान लीजिए कस्टमर का बैलेंस गलत दिखा गया तो पूरा रिकंसिलेशन हिल जाता है। इसीलिए ट्रांजेक्शन होते ही कस्टमर अकाउंट अपडेट करना मस्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या बैंक डे बुक पहले लिखता है, नहीं, पहले लेजर आता है। पहले क्या आता है, लेजर आता है, फिर डे बुक लिखता है, समझे ना। तो पहले लेजर आता है। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस सुनिए। ऐसा होगा कि जैसे मिस्टर अनिल ने 5 लाख डिपॉजिट किया, ठीक है, स्लिप सिस्टम में पहला क्या होगा कि रिसीविंग कैशियर ने पहले कैश बुक में एंट्री की, जिस कैशियर ने पैसा लिया। ठीक है, फिर मिस्टर अनिल का सेविंग अकाउंट तुरंत क्रेडिट हो जाता है। मिस्टर अनिल का सेविंग अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और इस एंट्री को समराइज फॉर्मेट में डे बुक में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, समराइज फॉर्मेट में, डे बुक में हम उसको लिखते हैं, राइट। तो कैश बुक फिर उसके बाद कैश बुक के बाद क्या आता है दोस्तों, कैश बुक के बाद आप देख सकते हैं कि जिसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, पहले आप वापस ऑप्शन पे आइए। डे बुक सबसे लास्ट में होगा, कैश बुक सबसे पहले होगा, राइट। लेट्स लुक एट द ऑप्शन दैट दे आर प्रोवाइडेड। तो देखिए पहला जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है डे बुक, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। डे बुक पहले गलत है। स्लिप सिस्टम में लेजर पहले होता है, लेजर पहले अपडेट होता है। फिर बी कर रहा है कि लेजर सबसे बाद में, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। मैंने बोला लेजर पहले अपडेट करना है। डी कर रहा है कस्टमर लेजर सबसे पहले, नहीं, सबसे पहले कैश बुक आएगा, फिर लेजर आएगा, फिर डे बुक आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए, सी कैश बुक, एल लेजर, डी डी डे बुक। कैश बुक, लेजर, डे बुक, कैश पहले, लेजर बीच में, फिर बुक लास्ट में। यही सीएलडी जो है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप सिस्टम, समझे, दैट्स कॉल्ड द स्लिप सिस्टम। चलिए आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। दोस्तों यूनिटी बैंक से रिलेटेड सवाल है, आइए इसमें जो मेन कंसेप्ट है उसको पहले क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, कौन साइन करेगा बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड है। जो यूनिटी बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। टोटल 8 डायरेक्टर्स हैं इनके, राइट। जिसमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। फिर दोस्तों इनके जो सीईओ और एमडी हैं मिस्टर राजेश कुमार, सीएफओ है मिसेस प्रिया शर्मा, और प्रिंसिपल ऑफिसर है मिस्टर विक्रम सिंह। बैंक प्रिपेयर कर रहा है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि आपको सेक्शन 29 के बारे में जानकारी है, क्या डिमांड करता है, वही सवाल है कि बताओ कि सेक्शन 29 जो हमारा बीआरए एक्ट का है, वो यूनिटी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लीगली कॉम्प्लाइंट बनाने के लिए कौन साइन करेगा। यानी इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको यदि मुझे लीगली कॉम्प्लाइंट बनाना है, हु विल साइन। ऑप्शन ए सीएफओ एंड एनी 2 डायरेक्टर, ऑप्शन बी मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर एंड ऑल द 8 डायरेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, ऑप्शन डी सीईओ, सीएफओ एंड द कंपनी सेक्रेटरी। चलिए बताइए, जल्दी से अपना सोचिए और बताइए तो कौन साइन करेगा जी। तो दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये सेक्शन नंबर 29 कहता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस सेक्शन 29 ऑल अबाउट। तो दोस्तों ये सेक्शन नंबर 29 यही कहता है कि देखो बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसको साइन करना मैंडेटरी है। और साइन कौन करेगा जी, जरा सुनिए। साइन करने वाली जो अथॉरिटी होती है, एक हमारी मैनेजर होती है या प्रिंसिपल ऑफिसर होती है, प्लस कम से कम एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, कम से कम 3 डायरेक्टर होता है। अगर मान लो डायरेक्टर 3 से कम है तो सबको साइन करना पड़ेगा, राइट, समझ गए हैं। तो कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। अगर डायरेक्टर 3 से कम है तो सबको साइन करना पड़ेगा। तो यूनिटी बैंक के केस में क्या है, इनके पास एक प्रिंसिपल ऑफिसर है विक्रम सिंह, इनके पास मैनेजर है, मैनेजर के इक्विवेलेंट है सीईओ, राइट, और 8 डायरेक्टर है। मिनिमम सिग्नेचर कितना चाहिए, एक तो पीओ करेगा साइन, प्रिंसिपल ऑफिसर या मैनेजर, ठीक है, प्लस 3 डायरेक्टर।
मतलब मिनिमम 4 साइन चाहिए ही चाहिए, समझे। अगर मान लीजिए सीएफओ साइन करेगा तो चलेगा? बताइए दोस्तों, बिल्कुल नहीं चलेगा। लॉ में सीएफओ का कोई काम ही नहीं है, कहीं लिखा है सीएफओ? वो तो कंफ्यूजन के लिए दे दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जरा ऑप्शन को देखिए। ये देखिए, ये एक्चुअली ये सब आपको पता होना चाहिए किसका साइन जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन ये कर रहा है कि सीएफओ एंड एनी टू डायरेक्टर, नहीं, ये गलत है। बिल्कुल लॉ में सीएफओ का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बी कर रहा है सभी 8 डायरेक्टर, नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं 8 डायरेक्टर को। डी कर रहा है कि सीएफओ सीईओ कंपनी सेक्रेटरी, ये भी गलत है। सही जवाब है मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर एंड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। यस, सी करेक्ट है, ठीक है। तो मैनेजर प्रिंसिपल ऑफिसर प्लस 3 डायरेक्टर, इसको ऐसे याद रखिए, 1+3 का रूल है, ठीक है। 1+3 रूल। 1 यानी कि मैनेजिंग मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर हो गया, और 3 मतलब हो गया 3 डायरेक्टर कम से कम। चलिए, अगर मान लीजिए किसी बैंक में 2 ही डायरेक्टर हैं तो कितने सिग्नेचर लगेंगे? तो दोस्तों यदि 2 डायरेक्टर है तो सारे डायरेक्टर का साइन लेना पड़ेगा। मैंने बोला ना, 3 से कम यदि हो तो लॉ यही कहता है कि आपको सबका साइन लेना है। यहाँ पे 3 है तो इसलिए 3 का कम से कम साइन ले लीजिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जेनिथ बैंक की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि ये बहुत ही कॉमन गलती डिस्कस करने वाला है, क्वेश्चन है जो नए फाइनेंस ऑफिसर बैंक में ज्वाइन करते ही देते हैं। तो सबने स्केड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट देखे होंगे, लेकिन क्या बैंक भी वही फॉलो करता है? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो सवाल ये है कि देखो, जेनिथ बैंक एक स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, एससीबी है, और इनके सीएफओ हैं मिस्टर अग्रवाल। और दोस्तों ये पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में थे, ही रिसेंटली ज्वाइन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो नेचुरली उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्केड्यूल 3 फॉर्मेट में प्रिपेयर किया होगा, राइट, जो कि कंपनीज एक्ट कहती है, राइट। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो स्केड्यूल 3 है ये बैंक के लिए भी चलेगा क्या? सवाल ये कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द जेनिथ बैंक। यानी जेनिथ बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो, केवल स्केड्यूल 3 को ही फॉलो करना है इन्हें, ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट। ऑप्शन बी कर रहा है कि नहीं, फॉर्म ए और फॉर्म बी जो है फॉलो करना पड़ेगा, और आरबीआई गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, गाइडेंस फ्रॉम आरबीआई। सी कर रहा है कि देखो, बैंक जो है ना चूज कर सकती है जैसा फॉर्मेट उसको सही लगे, दे हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन कंपनीज एक्ट फॉर्मेट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर्मेट। और डी कर रहा है कि आरबीआई इंस्ट्रक्शन ऑप्शनल होता है, राइट, बैंक जो है स्केड्यूल 3 यूनिफॉर्मिटी के लिए चूज कर सकती है। तो दोस्तों ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा दूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये भाई साहब ने पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया था, अब वो बैंक ज्वाइन किए हैं, राइट। देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि बैंक जो है ना वो नॉर्मल कंपनी नहीं होती। बैंक इज नॉट अ नॉर्मल कंपनी, राइट। ये बुक में भी, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, और वही चीज मैं रिट्रेट कर रहा हूँ, आई एम रिट्रेटिंग द सेम थिंग, दैट बैंक भी कंपनीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है ना, ये कंपनीज एक्ट वाला नहीं चलता। बैंक एक स्पेशल बिजनेस है, राइट। बैंक इज अ काइंड ऑफ स्पेशल बिजनेस। डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, एनपीए सब अलग है। तो बैंक के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, बैंक इज अ स्पेशल बिजनेस। तो लॉ क्या बोलता है जी? तो दोस्तों आपको पता होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो थर्ड स्केड्यूल है, समझे, इसमें 2 स्पेसिफिक फॉर्म दिए गए हैं, एक फॉर्म ए और एक फॉर्म बी, ठीक है। फॉर्म ए जो है बैलेंस शीट फॉर्मेट में, और फॉर्म बी जो है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ये बीआरए में दिया हुआ है। ये मस्ट फॉलो करना पड़ता है, इसमें कोई चॉइस, कन्वीनियंस या फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर ये मैंडेटरी है तो क्या बैंक स्केड्यूल 3 चूज कर सकता है? बिल्कुल चूज कर सकता है, दे कैन चूज, वहां पे उनको ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए आरबीआई का इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग होता है बैंक पे। आरबीआई जो नोट्स और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कोई सजेशन नहीं होते, उनको कहा जाता है ऑथोरिटेटिव। बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं लिख भी देता हूं, ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन, मतलब बाइंडिंग गाइडेंस है। आपको फॉर्मेट समझना है तो आरबीआई नोट्स ही हेल्प हेल्प करेगा। बताइए आरबीआई का इंस्ट्रक्शन ऑप्शनल है? जी नहीं दोस्तों, आरबीआई का इंस्ट्रक्शन तो बाइंडिंग है। तो अब जरा ऑप्शन को देख लीजिए, लेट्स सी द ऑप्शन दैट दे हैव प्रोवाइडेड। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है जी? ऑप्शन ए कह रहा है कि बैंक नॉर्मली कंपनी है तो होता है, तो केवल स्केड्यूल 3 से अपना स्टेटमेंट बना ले। नहीं दोस्तों, स्केड्यूल 3 अलाउड नहीं है।
फिर कह रहा है कि सी कह रहा है कि बैंक हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन कंपनीज दैट, नहीं चॉइस नहीं है दोस्तों, लॉ मैंडेटरी फॉर्मेट ही देता है कि आपको फॉर्म में और फॉर्म में भरना ही भरना है। डी कह रहा है कि आरबीआई इंस्ट्रक्शन सजेस्टिव होता है, नहीं भाई सजेस्टिव तो नहीं होता है, बाइंडिंग होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, जेनिथ बैंक अपना बैलेंस शीट बनाए फॉर्म ए में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए फॉर्म बी में, राइट, ये बातें सही है। तो दोस्तों एक लाइन बस याद रखिएगा कि देखिए बैंक के लिए, ठीक है, फॉर्म ए प्लस फॉर्म बी प्लस आरबीआई गाइडेंस, राइट, आरबीआई गाइडेंस। और जो स्केड्यूल 3 होता है वो केवल नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए होता है, समझे, दोनों में अंतर समझिएगा। बैंक के लिए कभी भी स्केड्यूल 3 नहीं बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, केवल नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए स्केड्यूल 3 होता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, हम वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। हमारे जो सीएफओ साहब थे मिस्टर अग्रवाल, वो थे हमारे मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से, और स्केड्यूल 3 मान लीजिए वो लगा दे कि, तो क्या वो वैलिड होगा? क्योंकि उन्होंने तो कंपनी में देखा होगा कि अरे मेरी कंपनी तो स्केड्यूल 3 भरती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो बैंक में वापस आ गए वो, तो क्या वो मान लीजिए कि स्केड्यूल 3 ये लगा दें, ठीक है, तो क्या वो वैलिड होगा? तो जी नहीं दोस्तों, बैंकिंग बिजनेस में बैंकिंग फॉर्मेट ही चलेगा, स्केड्यूल 3 काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। देखिए करके हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं, और ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन टाइम में। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इंपीरियल बैंक से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है रिजर्व क्लासिफिकेशन पे। इस पे बेस्ड है दोस्तों रिजर्व क्लासिफिकेशन। बहुत स्टूडेंट रिजर्व को एक ही कैटेगरी समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में यहीं से ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए रिजर्व क्लास को समझना चाहते हैं, तैयार है दोस्तों? सवाल कुछ इस प्रकार से है कि देखिए इंपीरियल बैंक की बात हो रही है, राइट। इंपीरियल बैंक के बारे में क्या कह रहा है कि देखो इंपीरियल बैंक लिमिटेड है, ये अपने 2023-2024 के फाइनेंशियल को फाइनल कर रहा है, राइट। तो इनके पास अलग अलग आइटम्स हैं, जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, राइट, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस है, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, नेट प्रॉफिट बैलेंस है, बहुत सारा चीज है, राइट। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो दो चीजों पे है, एक तो रिवैल्यूएशन सरप्लस पे और दूसरा डेप्रिसिएशन रिटेन पे, राइट। तो इन इन दोनों पे हमारा फोकस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेप्रिसिएशन रिटेन। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि ये जो इंपीरियल बैंक है, इनके पास जो 30 करोड़ का सरप्लस है, कहां से आया जी? हेड ऑफिस के रिवैल्यूएशन से आया। और जो 15 करोड़ का रिटेन इन्होंने किया है डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट, सवाल ये है कि क्या दोनों को रिजर्व मान लिया जाए, क्या क्या माना जाए, कैसे ट्रीट करें, हाउ दे शुड क्लासिफाई द सरप्लस ऑफ 30 करोड़ अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ इट हेड ऑफिस। मतलब हेड ऑफिस का बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन किया, 30 करोड़ का उनको सरप्लस दिख रहा है, और 15 करोड़ जो है डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट, तो उसको कहां दिखाया जाए? ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो दोनों को ना कैपिटल रिजर्व में दिखा दो, बी कह रहा है कि रिवैल्यूएशन को कैपिटल रिजर्व में दिखाओ और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन को रिजर्व में नहीं लाना है, सी कह रहा है कि दोनों को अंडर रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व में दिखाओ, और डी कह रहा है कि रिवैल्यूएशन को दिखा दो रेवेन्यू में और डिप्रिसिएशन को दिखा दो कैपिटल में। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। लेट अस क्लियर अ बेसिक क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि देखिए रिवैल्यूएशन का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब है कि आपके बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, पेपर पे प्रॉफिट आया लेकिन क्या नहीं आया जी, मतलब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, राइट, पेपर पे तो प्रॉफिट आया ना, पेपर पे तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन कैश तो आया नहीं। पेपर पे प्रॉफिट है बट नो कैश, राइट। तो इसको कहा जाता है, बुक में एक वर्ड देखेंगे आप लिखा रहता है, इसको कहा जाता है अनरियलाइज्ड गेन। क्या कहा जाता है इसे? अनरियलाइज्ड गेन। लॉ क्लियरली बोलता है दोस्तों कि जो सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन है इसको कैपिटल रिजर्व मानो। क्या बोलता है लॉ? कि जो आपका रिवैल्यूएशन पे जो सरप्लस है ना, जो भी आपको सरप्लस मिल रहा है रिवैल्यूएशन पे, इसको क्या माना जाएगा जी? इसको माना जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट, राइट, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल, राइट, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, राइट, डिविडेंड में नहीं दे सकते, मतलब यही मतलब हुआ। दूसरी बात आप क्या नहीं कर सकते थी, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस से, अच्छा ये बताइए डे टू डे बिजनेस से प्रॉफिट आया है क्या? नहीं आया है। फिर ये अनरियलाइज गेन है, इसलिए बोलता है कैपिटल रिजर्व में डाल।
तो ये बताइए कि क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व रिवेन्यू रिजर्व बन सकता है क्या? रिवेन्यू रिजर्व बनेगा, कैपिटल रिजर्व ही क्यों, रिवेन्यू रिजर्व बन सकता है। कैपिटल और रेवेन्यू में अंतर पता है दोस्तों? आपको मैंने बताया था कि देखो रेवेन्यू हमारा डे टू डे ऑपरेशन से आता है, ये डे टू डे ऑपरेशन से तो आ नहीं रहा है, कैपिटल आ रहा है, राइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि ये कैपिटल रिजर्व ही होगा। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई, दिस इज द काइंड ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन की बात करते हैं। दोस्तों सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, लेट्स कम बैक, मैं आपको सेकंड पार्ट का पहले दिखाई देता हूं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन की बात हो रही है, राइट। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना है, 15 करोड़ का डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट, इसकी बात हो रही है। अब आप एक चीज बताइए दोस्तों कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन में चलिए ये बताइए दोस्तों कि जो डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो 15 करोड़ का डेप्रिसिएशन है, 15 करोड़ का हमारा डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या एक रिजर्व होता है? तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ रिजर्व, ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का खर्चा है, राइट। ये क्या करता है, एसेट की वैल्यू को कम दिखाने का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, राइट, एक तरह का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जो कि एसेट की वैल्यू को कम दिखाता है। लॉ क्या बोलती है कि जो एक्सप्रेशन रिजर्व है ना, उसके अंदर कोई ऐसा अमाउंट मत डालो, वी शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिटेन फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन रिन्यूएबल और डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। इसका मतलब कि यह बैलेंस शीट में रिजर्व के अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो फिर कहाँ जाता है, तो ये जाता है दोस्तों फिक्स एसेट के अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। कहाँ जाता है, फिक्स एसेट के अगेंस्ट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसमें जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो स्केड्यूल नंबर 3 है, स्केड्यूल नंबर 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखना गलत होगा, राइट। इसको आप स्केड्यूल 2 के रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस एक लाइन याद रखिएगा, हमने यही सीखा यहाँ से कि देखो जो रीवैल्यूएशन है वो कैपिटल रिजर्व है, और जो डेप्रिसिएशन है वो एक तरह का प्रोविजन है। क्या है, प्रोविजन है, कोई रिजर्व नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोविजन नॉट अ रिजर्व। अगर मान लीजिए कि एक बैंक बिल्डिंग की वैल्यू गिर जाए और लॉस हो जाए तो क्या वो भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा? बोलिए, बैंक बिल्डिंग की वैल्यू गिर जाए और लॉस हो जाए तो क्या लॉस होने पे कहाँ जाएगा जी? ठीक है, प्रॉफिट पे तो दिख रहा है कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो दोस्तों वो एसेट में डिडक्ट होता है, राइट, वो बैलेंस शीट में डिडक्ट होगा। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो बोलता है ना अनरियलाइज गेन है, उसको रियलाइज मत करो, उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाओ। समझ में आया दोस्तों? तो एक ही चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आप जरा ऑप्शन को देखिए, बोथ शुड बी शोन अंडर कैपिटल रिजर्व, नहीं, रिवैल्यूएशन शुड बी शोन अंडर कैपिटल रिजर्व, डेप्रिसिएशन प्रोविजन मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन एसेट रिजर्व। सी कर रहा है, बी बिल्कुल सही बात है। दोनों को रेवेन्यू अदर रिजर्व में दिखाओ, रेवेन्यू अदर रिजर्व में नहीं आएगा, रेवेन्यू रिजर्व तो होगा ही नहीं होगा। रेवेन्यू वो चीज होती है जो कि डे टू डे कंजम्पशन होता है, यहाँ पे वो बात नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों बात हो रही है प्राइम बैंक के बारे में, राइट। तो बेसिकली हम एक बहुत ही एग्जाम ग्रेडेड ट्रिकी टॉपिक को कवर करेंगे, डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है और क्या स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया जाता है, सवाल इसी के रिवॉल्विंग का है। तो चलिए स्केड्यूल 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बताइए, प्राइम बैंक लिमिटेड अपना ईयर एंड स्केड्यूल 3 प्रिपेयर कर रहा है, साल का अंत का जो स्केड्यूल 3 होता है ना वो प्राइम बैंक लिमिटेड फाइनलाइज कर रहा है। ट्रेजरी टीम कंफ्यूज है, कौन सा आइटम डिमांड डिपॉजिट में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं चार आइटम कौन कौन से हैं। 50 लाख का ओवरड्यू एफडी है, 2 लाख का एक्रूड इंटरेस्ट है एफडी पे, 10 लाख का मार्जिन अगेंस्ट बिल है, 5 लाख का इनऑपरेटिव करंट अकाउंट है, राइट। सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा स्केड्यूल 3 में। ओवरड्यू डिपॉजिट, इंटरेस्ट एक्रूड, मार्जिन हेल्ड, इनऑपरेटिव करंट अकाउंट, बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये मार्जिन अगेंस्ट जो बिल है इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सो कॉल्ड मार्जिन अगेंस्ट द बिल? थोड़ा लॉजिक समझिए। ओके, सो मार्जिन अगेंस्ट द बिल, देखिए दोस्तों मार्जिन जो होता है ना वो एक तरह का डिपॉजिट नहीं होता है, मार्जिन इज नॉट अ डिपॉजिट। ये एक तरह का क्या होता है, मार्जिन एक तरह का सिक्योरिटी अमाउंट होता है,
जो बैंक रखती है अपने पास, बिल परचेज या डिस्काउंट होता है। जब भी आपका बिल परचेज या डिस्काउंट होगा ना, तो बैंक अपने पास एक सिक्योरिटी अमाउंट रखती है जिसको मार्जिन बोलते हैं। और प्लीज एक बात और याद रखिएगा कि ये जो मार्जिन है ना, ये पेबल ऑन डिमांड होता है। मतलब जैसे डिमांड आएगा तो आपको बैंक को पे करना है। तो स्केड्यूल नंबर 3 क्या बोलता है कि देखो भाई, एक्सक्लूड मार्जिन बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट अगेंस्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। ठीक है। तो तो दोस्तों, एक्सक्लूड मार्जिन बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट, मतलब बुक एडजस्टमेंट किया जाता है। ये मार्जिन हमारा स्केड्यूल नंबर 3 बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड को समझिए कि ये डिमांड डिपॉजिट में नहीं जाता। मार्जिन जो है कहाँ नहीं जाता, डिमांड डिपॉजिट में नहीं जाएगा। और स्केड्यूल 3 का A1 और 2 में शो होता है। समझे? तो मार्जिन डिपॉजिट है? नहीं, मार्जिन डिपॉजिट नहीं है, मैंने बोला ना सिक्योरिटी अमाउंट है। तो ये बात तो चलिए, मार्जिन की बातें क्लियर हो गई। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है हमारा, यहाँ देख सकते हैं आप, जो हमारा नेक्स्ट है वो है, एक तो मार्जिन के बारे में बोल रहा है और दूसरा है हमारा ओवर ड्यू टर्म डिपॉजिट। अब बताइए इसका क्या है। तो एफडी में मैच्योर, मान लीजिए एफडी मैच्योर हो गया और कस्टमर क्लेम ना करे, तो वो अब एफडी नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डिमांड लायबिलिटी। इट इज नो लॉन्गर एन एफडी, इट बिकम अ डिमांड लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कस्टमर कभी भी आके ले जा सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ओवर ड्यू डिपॉजिट को आप स्केड्यूल ए मतलब डिमांड डिपॉजिट में डालिए और ये हमारा A12 फॉर्म होता है। ठीक है। और तीसरा लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझ आते हैं। ठीक है। तो एक तो मैंने आपको मार्जिन बताया कि मार्जिन के केस में प्लीज याद रखिएगा कि मार्जिन जो होता है वो डिपॉजिट नहीं होता, सिक्योरिटी अमाउंट होता है, पेबल ऑन डिमांड है। राइट? तो वो आएगा ही आएगा डिमांड डिपॉजिट में। और दूसरा पॉइंट, अब एक यहाँ पे लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट। अब इसका मतलब सुनिए। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं कि बैंक ने इंटरेस्ट देना है लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब बैंक की लायबिलिटी बन चुकी है। इंटरेस्ट तो बैंक देगा ही देगा, एक्रूड है। राइट? जैसे बैंक में एफडी पे इंटरेस्ट रेट देता है ना, अभी अभी दिया नहीं है लेकिन देना है, बैंक की लायबिलिटी है। तो ये डीडी डिमांड डिपॉजिट में ही आएगा और ये प्रिंसिपल टर्म डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता, इसको अलग डिमांड लायबिलिटी दिखाना जरूरी है। ठीक है। तो दोस्तों एक तरह का ये डिमांड लायबिलिटी है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिमांड लायबिलिटी। फिर एक लिखा है इनऑपरेटिव करंट अकाउंट। अब बोलिए क्या होगा। अगर मान लीजिए करंट अकाउंट 2 साल से ज्यादा इनएक्टिव है, फिर भी उसका बैलेंस पेबल ऑन डिमांड होता है, ओवरड्यू नहीं है, बस डॉर्मेंट होता है, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट में ही आता है। तो दोस्तों देखिए, ओवरड्यू वाला क्या है, हमने क्या देखा, ओवरड्यू वाला आएगा डिमांड डिपॉजिट में, एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा डिमांड डिपॉजिट में, इनऑपरेटिव भी आएगा डिमांड डिपॉजिट में। मार्जिन नो, मार्जिन कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आता मार्जिन? मैंने आपको पहले बताया कि देखो, मार्जिन डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में नहीं आता क्योंकि स्केड्यूल 3 साफ साफ बोलता है कि एक्सक्लूड मार्जिन बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट अगेंस्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। क्योंकि मार्जिन पेबल ऑफ डिमांड नहीं होता, पेबल ऑन डिमांड नहीं होता, ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो बैंक रखता है। मार्जिन कोई डिपॉजिट नहीं होता है। ठीक है ना? तो मार्जिन नहीं आएगा। तो प्लीज याद रखिएगा कि जब भी डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो ओवरड्यू डिपॉजिट आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड आएगा, मार्जिन नहीं आएगा, इनऑपरेटिव करंट अकाउंट आएगा। सी नंबर हमारा सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। तो बताइए बैंक, अब एक छोटा सा टेस्ट आपसे पूछते हैं। ठीक है, बैंक के लॉकर रेंट का अनपेड ड्यूज क्या लगता है, डिमांड डिपॉजिट है? सोच के बताइएगा, आपको मैंने लॉजिक समझा दिया है। बेसिकली हमने 3 से 4 क्वेश्चन इसीलिए किया कि लॉजिक पता चले, क्या लॉजिक के बेसिस पे हम किसी को डिमांड में डालेंगे, किसी को नहीं डालेंगे। मार्जिन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि देखो भाई, मार्जिन जो है वो एक सिक्योरिटी अमाउंट होती है, ये पेबल ऑन डिमांड नहीं होती। कस्टमर आके बोलेगा कि मुझे मार्जिन का पैसा दे दो, नहीं देंगे। राइट? सिक्योरिटी अमाउंट है, बैंक रखता है जब आपका बिल परचेज या डिस्काउंट होता है तो अब ये बताइए, मैंने क्या पूछा आपसे, लॉकर ऑन रेंट। मान लीजिए लॉकर रेंट का अनपेड ड्यूज है मतलब अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है लॉकर रेंट का, क्या डिमांड डिपॉजिट है? नहीं दोस्तों, लॉकर रेंट डिपॉजिट होता ही नहीं है। क्या मस्त पार्टिसिपेशन था दोस्तों, मजा आ गया। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब एक और सवाल देख लेते हैं प्रोविजनिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये बैड डेट, प्रोविजन, टैक्सेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो किया जाता है, बस वही सवाल है, आइए देखते हैं। एक बैंक ब्रांच ने रिपोर्ट किया, इनका जो टोटल एडवांस है 12 करोड़ का है बैड डेब्ट जो राइट ऑफ हुआ है वो 0.40 करोड़ बैड डेब्ट है जिसको राइट ऑफ करना है। जो डॉटफुल डेब्ट का प्रोविजन है 0.60 करोड़ है। टैक्सेशन का जो प्रोविजन है वो 0.90 करोड़ है। सवाल ये है कि इन सभी चीजों को कैसे दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कैसे दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, नेट एडवांस कितना दिखाया जाएगा, ये सब सवाल है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि देखो, बैड डेब्ट प्रोविजन जो है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में दिखा दो, एडवांस क्रॉस कर दो। बी कह रहा है कि बैड डेब्ट और प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी एडवांस नेट 11 करोड़ होगा। सी कह रहा है कि बैड डेब्ट को से कैपिटल से एडजस्ट कर लो, प्रोविजन को एसेट से,
प्रोविजन लेस फ्रॉम एडवांस, और डी कह रहा है कि सभी आइटम को नोट्स में डिस्क्लोज करो, एडवांस हमेशा ग्रॉस होगा। बोलिए ए बी सी या डी, क्या लगता है? चलिए एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों आपके सामने, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किसको कैसे दिखाना है। राइट, लेट्स मेक इट क्लियर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बैड डेब्ट की बात करते हैं। कितना का बैड डेब्ट है जी? हाउ मच इज द बैड डेब्ट? लेट्स हैव अ लुक। तो बैड डेब्ट है, आई थिंक इट इज 0.40 करोड़। ठीक है, तो दोस्तों बैड डेब्ट जो है ना, ये एक तरह का लॉस होता है। ठीक है, लॉस है, इसको डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, और कौन सा हेड होगा जी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो डालेंगे, हेड कौन सा होगा? हेड होगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। हेड होता है प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। ये बैड डेब्ट कभी भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं बनता, कैपिटल से कभी भी इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बैड डेब्ट एक तरह का खर्चा है। राइट, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, प्रोविजन कंटिजेंसी में जाएगा, कभी भी कैपिटल से एडजस्ट मत कीजिए, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में नहीं बनता। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी बात की, प्रोविजन की। फिर देखिए यहाँ प्रोविजन है, कितना का प्रोविजन है जी? 0.6 करोड़ का प्रोविजन है, यानी 60 लाख का प्रोविजन है। अब बताइए ये कहाँ जाएगा? तो दोस्तों प्रोविजन का मतलब समझते हैं ना? डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? चलिए पहले मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। देखिए, प्रोविजन का मतलब है दोस्तों पॉसिबल लॉस। पॉसिबल लॉस, ठीक है, बैंक को इसका अंदाजा है लेकिन इससे पहले ही चार्ज कर देते हैं। ठीक है, प्रोविजन होता है पॉसिबल लॉस, बैंक को इसका अंदाजा है, इसीलिए पहले ही इसे चार्ज, अंदाजा है कि लॉस होने वाला है, इसीलिए पहले ही चार्ज कर देते हैं। तो ये भी कहा जाता है, ये भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये भी जाता है हमारा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, क्योंकि नाम ही है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। बैलेंस शीट में, हाँ बैलेंस शीट में ये शो होगा, जो हमारा एडवांस है ना, नेट एडवांस है, उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, एसेट या लायबिलिटी के अंदर शो नहीं किया जाता। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट? चलिए इसके बाद जो थर्ड है हमारा, वो क्या है? नेट एडवांस। ये जो नेट एडवांस है, टोटल एडवांस, अच्छा यहाँ पे देखिए का टैक्सेशन वाला नेट एडवांस, ये 12 करोड़ का है। टोटल एडवांस क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक को समझाता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक को समझते हैं दोस्तों। देखिए टोटल एडवांस कितना है? टोटल एडवांस है 12 करोड़ का। ठीक है, उसमें से बैड डेब्ट माइनस कर दो। हम देखिए नेट एडवांस बोल रहा है, हमको टोटल से निकालना है। बैड डेब्ट कितना है जी? आई थिंक बैड डेब्ट इन्होंने दे रखा है 0.4 करोड़। ठीक है, तो बैड डेब्ट जो है 0.4 करोड़ माइनस कर दो, उसमें से जो प्रोविजन है डॉटफुल डेब्ट का वो माइनस कर दो, यानी 0.6 का, तो कुल मिलाकर 11 करोड़ बचेगा नेट एडवांस। नेट एडवांस कितना होगा? 11 करोड़ होगा। अच्छा, तो इसीलिए दोस्तों ये नेट एडवांस जो है ना, ये कहाँ दिखाया जाएगा? इट विल बी सोन इन द बैलेंस शीट। ग्रॉस 12 करोड़ नहीं, एडवांस हमेशा नेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जरा इसको भी देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ से होगा? लेट्स हैव अ लुक। तो टैक्सेशन का कितना प्रोविजन है? तो यहाँ देख सकते हैं कि 0.9 करोड़ है, यानी 90 लाख का है। तो देखिए दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा टैक्सेशन का प्रोविजन, प्रोविजन के अंदर जाएगा, हेड रहेगा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। बैलेंस शीट में जाएगा अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। दोस्तों ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि कौन सा चीज किस हेड में जाता है। ठीक है ना, बैलेंस शीट में ये जाएगा प्रोविजन टैक्सेशन, कौन से हेड में जाएगा? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर जाएगा। समझे? एडवांस में माइनस नहीं होता, इट इज नेवर सब्ट्रैक्टेड अंडर एडवांस, नोट्स ओनली नहीं। राइट, तो दोस्तों एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको कैसे इसको याद रख सकते हैं। देखिए, जो लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस ऑन एडवांस है, वो क्या कीजिए? वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालिए, प्लस एडवांस से माइनस कीजिए। जैसे देखिए आपने यहाँ पे क्या देखा, मतलब जो लॉस है या एक्सपेक्टेड लॉस ऑन एडवांस है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालिए और एडवांस से माइनस कीजिए। और जो टैक्स लायबिलिटीज है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा प्लस लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। तो एक ये बात याद रखिएगा कि जो लोन्स है उसको नेट फॉर्म में दिखाया जाएगा और टैक्स को लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो बताइए प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट कहाँ दिखाया जाएगा जी? अभी बताइए, हमारा मान लीजिए प्रोविजन है स्टैंडर्ड एसेट के लिए, इसको कहाँ दिखाया जाएगा? ऑप्शन ए ग्रॉस एडवांस में, ऑप्शन बी नेट एडवांस से माइनस करेंगे, ऑप्शन सी अदर लायबिलिटी में,
और ऑप्शन डी नोट्स में। सही जवाब है, अभी मैंने बताया इसको अदर लायबिलिटी में बात करेंगे, राइट। प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट कहाँ पे जाएगा, अदर लायबिलिटी में जाएगा, इट विल कम टू अदर लायबिलिटी। तो वही चीज आपने यहाँ पे देखा, अभी जो आपके सामने मैंने 2-3 केसेस समझाए, जैसे बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट को आपने बैलेंस शीट में नहीं डालना है, कैपिटल में से नहीं डिनोट करना है, प्रोविजन कंटीजेंसी में दिखाना है। प्रोविजन को आपके क्या करना है, एडवांस से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। और ये जाएगा हमारा प्रॉफिट लॉस में प्रोविजन कंटीजेंसी में। फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट आपको समझाया। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट उन्होंने अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, नहीं दोस्तों, बैड डेप्ट फॉर प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट चार्ज अंडर पीएलआर, हाँ ये सही है। एडवांस को दिखाया जाएगा नेट 11 करोड़, नेट दिखाना है एडवांस को, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन चार्ज इन पीएलआर अंडर द प्रोविजन कंटीजेंसी एंड सोल इन बैलेंसिंग अदर लायबिलिटी, यस बी नंबर इज करेक्ट। चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं आज के सेशन का। तो दोस्तों आज के केस में हम लोग एनपीए क्लासिफिकेशन का लिटरल मास्टर क्वेश्चन है, चार आइटम दिया हुआ है, टर्म लोन, सीसी लोन, डॉटफुल एसेट, इंटरेस्ट ऑन टीएल1। जेनिथ बैंक के पास टर्म लोन है जिसका आउटस्टैंडिंग है 80 लाख का, ओवरड्यू है 100 दिन से, और एनपीए 8 महीना तक है, 8 महीने पहले हो चुका है। सीसी अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग है इसका 50 लाख का, और दोस्तों कंटिन्यूसली ओवर लिमिट है, ओवर द सैंक्शन लिमिट है 95 दिन से। डॉटफुल एसेट डीए1 है, आउटस्टैंडिंग है 100 लाख का यानी 1 करोड़ का, डॉटफुल है 2 साल से, सिक्योर्ड जिसमें 60 लाख है, अनसिक्योर्ड 40 लाख है। इंटरेस्ट जो टीएल1 पे बुक्ड है 3 लाख एक्रूड है बट नॉट रिसीव्ड। तो सवाल ये कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब टीएल1 परफॉर्मिंग होगा, सीसी1 एनपीए है, इंटरेस्ट ऑन टीएल1 शुड बी एक्रूअल बेस। मतलब 4 कंसेप्ट है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। आइए सवाल को समझते हैं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस विल हेल्प यू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट। पहला दोस्तों बात करते हैं टर्म लोन का यानी टीएल1 का, ठीक है। टीएल1 के बारे में क्या लिखा है जी, लिखा है आउटस्टैंडिंग 80 लाख का है, इंटरेस्ट ओवरड्यू है 100 दिन से। तो आपको पता ही है कि देखो एनपीए कब बनता है, एनपीए तब बनता है कि जब हमारा ओवरड्यू हो जाए 90 दिन से ज्यादा, तभी ना टर्म लोन एनपीए बनेगा। आप सबको पता है, ये गोल्डन रूल है। यहाँ पे ओवरड्यू है 100 दिन, वैसे लिख भी दिया है, एनपीए भी हो चुका है, ठीक है। तो एनपीए अच्छा एनपीए कितने दिन से एनपीए है जी, 8 महीना से एनपीए है, देखिए ये भी लिख दिया है 8 महीना से एनपीए। अब रूल को समझिए, आपको मैंने एक रूल बताया था दोस्तों, यदि कोई अकाउंट एनपीए अप टू 12 मंथ हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और यदि 12 महीना से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं डॉटफुल में चला जाता है। ये 12 महीने से कम है ना, तो ये सब स्टैंडर्ड एनपीए होगा, इट विल बी सब स्टैंडर्ड एनपीए। अब मान लीजिए कोई कोई अकाउंट यदि 15 महीना तक आपका मान लीजिए कि एनपीए रहा, तो क्या कीजिएगा, तो दोस्तों 15 महीना तक यदि एनपीए रहा तो वो डॉटफुल में चला जाएगा। अब चला आ जाते हैं दूसरी कहानी पर, जो कि हमारा सीसी अकाउंट। आइए देखते हैं, टर्म लोन का कहानी समाप्त, ठीक है। सीसी में क्या बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है 50 लाख, ओवर द सैंक्शन लिमिट है, ड्रॉइंग पावर 95 डेज, ठीक है। तो दोस्तों सीसीओडी का एनपीए का रूल क्या है कि ये जो है ओवर लिमिट या ओवर डीपी यदि 90 दिन से ज्यादा हो, यहाँ पे तो 95 दिन का है, समझे, तो सीधा इसको एनपीए बोल दीजिए, स्ट्रेट वे यू कैन कॉल इट एनपीए। सीसी का एनपीए का रूल समझ में आया ना, ओवर लिमिट मोर देन 90 डेज एनपीए, राइट। ये तो सीधा एनपीए बोल दीजिए, क्योंकि साफ साफ लिख दिया है कि 95 दिन से जो है ये मतलब ओवर द सैंक्शन लिमिट है, तो इट विल बी एनपीए, इट विल बी एनपीए। नाउ डॉटफुल एसेट डीए1, चलिए डॉटफुल एसेट डीए1 में क्या बात कर रही है कि बात किया जा रहा है, जरा देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि देखो आउटस्टैंडिंग 100 लाख का था, इसको 2 साल से डॉटफुल है, ये सिक्योर्ड पोर्शन 60 लाख का है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन 40 लाख का है। चलिए इस पे शायद बात नहीं की जा रही है अभी, हमको ए बी और डी पे ही देखना है। डी को जरा देखिए, इंटरेस्ट ऑन टीएल1 एनपीए, ये क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन एनपीए बैंक ने एक्रूड इंटरेस्ट 3 लाख बुक किया है लेकिन अभी रिसीव नहीं किया। अब जरा इसको देखिए, अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि जब कोई अकाउंट एनपीए बन जाता है ना, तो जो इनकम होती है वो एक्रूअल बेसिस पे नहीं होती, इनकम इज नो लॉन्गर ऑन एक्रूअल बेसिस। आपने एक्रूअल बेसिस बार बार पढ़ा है, यहाँ भी आ रहा है। अकाउंट जब एनपीए बन जाता है तो इनकम इज नॉट ऑन द एक्रूअल बेसिस, इनकम हमेशा हमेशा कैश बेसिस पर ही होता है। आप बोलेंगे भाई साहब ये अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर यही है कि अगर पैसा बैंक, देखिए जैसे बैंक ने लोन दिया तो बैंक क्या करती है कि जो इनकम अभी आने वाला नहीं है वो अपने अपने प्रॉफिट में दिखाती है, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। इनकम अभी बैंक को आया नहीं है, जो ईएमआई है उसको प्रॉफिट में दिखा देती है अपने बैलेंस शीट में,
राइट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि हाँ ये इतना मेरा प्रॉफिट है, तो इसको बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। लेकिन आप उसको, चूंकि अकाउंट एनपीए बन गया, पैसा आ नहीं रहा है, तो अब रूल क्या कहता है कि देखो आप जो आपने एक्रूवल दिखाया था वो एक्रूवल मत दिखाओ, अब उसको कैश बेसिस पे दिखाओ, इनकम तभी दिखाओ जब तुमको पैसा आ गया है, अदरवाइज मत दिखाओ इनकम। समझ में आया दोस्तों? तो कहने का मतलब यही हुआ कि देखो शुरुआत में एक्रूवल पे दिखा दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, पेपर पे दिखा दिया प्रॉफिट, लेकिन आया नहीं है प्रॉफिट। जब 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 वो एनपीए बन जाता है तो उसको हमको कैश में दिखाना पड़ता है, कैश बेसिस पे दिखाना पड़ता है। तो अगर पैसा आता है तभी इनकम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या कि बैंक ने 3 लाख का जो एक्रूड इंटरेस्ट था, पहले तो एक्रूड था, वो 3 लाख का ब्याज था, ठीक है, वो बुक कर लिया था, लेकिन ये अलाउड नहीं है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैंक ने 3 लाख को अपना प्रॉफिट दिखा दिया, इंटरेस्ट दिखा दिया शुरुआत में, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा और इसके लिए प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो एनपीए इंटरेस्ट बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समझे? तो इसके लिए बैंक को प्रोविजन भी करना है और इसको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि टीएल1 परफॉर्मिंग है, काहे का परफॉर्मिंग, टीएल1 परफॉर्मिंग कब से हो गया, ये गलत हो गया। बी कह रहा है कि टीएल1 एनपीए है, जी हाँ दोस्तों, टीएल1 एनपीए है हमारा। सीसी1 एनपीए है, जी हाँ, सीसी1 एनपीए है। इंटरेस्ट ऑन टीएल1 शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस एंड द 3 लाख ऑलरेडी एक्रूड शुड बी रिवर्स्ड। यस यस करेक्ट, बी तो परफेक्ट है जी। इंटरेस्ट जो आपने बुक किया था 3 लाख का, उसको तो मिला नहीं आपको, तो क्या करिएगा, एनपीए चला गया अकाउंट, तो एनपीए चला गया तो आप क्या कीजिएगा, वो 3 लाख को रिवर्स कीजिए ना, रिवर्स कीजिए, प्रोविजन में डालिए, प्रोविजन लाना पड़ेगा, बी करेक्ट है। सी कर रहा है कि टीएल1 एनपीए डॉट नहीं, डॉटफुल में नहीं गया है दोस्तों, अभी भी सब स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि 8 ही महीना हुआ है। हाँ, यदि 8 की जगह 15 महीना आप बोलते तब वो सब, तब वो डॉटफुल हो जाता, ठीक है ना। फिर डी कर रहा है कि दोनों टीएल1 और सीसी1 स्टैंडर्ड है, क्योंकि एनपीए 180 दिन के बाद होता है ना भाई, ठीक है, गलत है। तो दोस्तों एक लाइन याद रखिएगा, एनपीए का रूल है 90 दिन, मैक्सिमम में 90 दिन होता है। एग्रीकल्चर क्रॉप में अलग चीज होता है, वहां पे क्रॉपिंग सीजन काउंट होती है। और जब एनपीए अकाउंट हो जाता है ना, तो इनकम केवल और केवल कैश बेसिस पे ही होगा, नो एक्रूवल होता है, ठीक है। मान लो अकाउंट एनपीए 22 महीना तक है, तो फिर वो डॉटफुल में जाएगा। लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अब आप जो केस हमारा छुटा हुआ था ना, थर्ड वाला केस, जरा उस पर आ जाइए। आपसे थर्ड वाला केस जो यहाँ छुटा हुआ था, डीए1, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था 100 लाख का, यानी 1 करोड़ का, डॉटफुल था 2 साल के लिए, सिक्योर्ड पोर्शन था 60 लाख का, अनसिक्योर्ड पोर्शन था 40 लाख का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस पार्टिकुलर केस की, लेट मी शो यू द केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर केस दैट इज डीए1। अब आप बताइए, इसके पर्सपेक्टिव में सवाल है कि बताओ कि रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना होगा डीए1 का, ठीक है। 2 साल से डॉटफुल है, सिक्योर्ड 60 लाख है, अनसिक्योर्ड 40 लाख है। चलिए, तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग है 100 लाख, डॉटफुल 2 साल से है, मतलब जो हमारा डॉटफुल में भी ब्रैकेट होता है, 1 से 3 साल वाला ब्रैकेट है ना। डॉटफुल में 1 से 3 साल, इसमें भी होता है D1 D2 D3 ऐसे करके होता है। तो ये 1 से 3 वाला है, D1 वाला है, इसमें भी सिक्योर है अनसिक्योर है। दोस्तों आपको, आपने यदि प्रोविजन का ट्रिक नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्ट प्रोवाइड करूंगा, 1 मिनट का शॉर्ट है, पूरा प्रोविजन याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। यदि जानना चाहते हैं वो ट्रिक, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, तुरंत मैं आपको ट्रिक का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों ये D1 कैटेगरी में आता है। तो अब रूल क्या कहता है कि देखो, जब डॉटफुल हो जाए ना, तो जो तुम्हारा अनसिक्योर्ड पोर्शन है, जो तुम्हारा अनसिक्योर्ड पोर्शन है, राइट, उस पर तुमको पूरा का पूरा आपको 100% प्रोविजन करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड पोर्शन पे, ठीक है। अनसिक्योर्ड कितना है जी, 40 लाख है ना, तो 40 लाख का पूरा 100% ले लीजिए, यानी दोस्तों 40 लाख का तो प्रोविजन करना ही करना है, समझे बात को। अच्छा, दूसरी बात है सिक्योर पोर्शन पे, तो एक बार मैं आपको प्रोविजनिंग वाला टेबल बता ही देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ट्रिक याद रहेगा, एकदम दिमाग में बैठा रहेगा। देखिए ऐसे टेबल बना लीजिए, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट, आपको हमेशा हमेशा ये चीज दिमाग में छप जाएंगी। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिक्योर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अनसिक्योर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, अनसिक्योर्ड, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड नहीं, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D1, यहाँ पे लिख देता हूँ D2, यहाँ पे लिख देता हूँ D3, ठीक है। एसेट क्लास है, ये सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है। तो रूल क्या कहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 100 डाल दीजिए, यहाँ 100 डाल दीजिए, यहाँ 100 डाल दीजिए, यहाँ 100 डाल दीजिए, ठीक है, सब में 100 होता है। यहाँ 15 लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए, 25 यहाँ उतार दीजिए, और 15 + 25 40 उतार दीजिए, टेबल बन गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो हमारा D1 है इस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना, डॉटफुल है, DA1 है। तो अप टू 1 ईयर जो है, देखिए अप टू 1 ईयर जो है प्रोविजन जो लगाना पड़ता है वो 25% का,
ये होता है D1 अप टू 1 ईयर, ठीक है। सब स्टैंडर्ड से लेकर अगले साल तक D1 होता है। 1 से लेके 3 साल तक होता है हमारा D2। यहाँ पे 40% प्रोविजन लगाना पड़ता है सिक्योर्ड पोर्शन पे, ये हमारा सिक्योर्ड पोर्शन है। और D3 आता है मोर देन 3 ईयर, तो वो 100% पे चला जाता है। जरा कैलकुलेट कीजिए हम कौन से बकेट में है जी, हम ये वाले बकेट में है, 1 से 3 साल वाले बकेट में है। तो अनसिक्योर्ड पे प्रोविजन तो पूरा पूरा करना पड़ेगा 40 लाख का। जो सिक्योर्ड वाला पार्ट है, कितना है जी सिक्योर्ड वाला पार्ट, 60 लाख का। 60 लाख का 40% प्रोविजन करना पड़ेगा, यानी दोस्तों 24 लाख का प्रोविजन करना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए 40 लाख का यहाँ प्रोविजन,